हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज कराने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर के सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने को पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर कब जन्मे थे। तो इसका राइट आंसर 23 अप्रैल 1564। एंड कब हुए थे बैप्टाइज? ये हुए थे बैप्टाइज 23 अप्रैल 1564, यानी कि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन बैप्टाइजिंग होता है, इस वजह से उनका बैप्टाइज भी उसी दिन हुआ था। अब आपको बता दें इनकी डेथ कब हुई थी। इनकी डेथ हुई और इनका किस प्लेस में जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विच प्लेस। तो वैक्सशायर प्लेस नाम था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि किस एज पे विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे। तो विलियम शेक्सपियर जो है एलिजा बीथन और जैकोबिन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ए और बी करके क्वेश्चन देंगे और फिर ये दोनों आंसर्स भी दे देंगे, लेकिन आपको फिर करना है ए और बी। अगर मतलब ये दोनों हैं तो इन दोनों को ही राइट करना है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विलियम शेक्सपियर ने कब अपने प्लेस को लिखना शुरू किया था। तो इन्होंने जो है 16 से लेके 17 सेंचुरी, और विलियम शेक्सपियर खुद 16 सेंचुरी के थे, तो इन्होंने 16 सेंचुरी अपने प्लेस लिखना शुरू किए थे। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच स्कूल ही लर्नड स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो शेक्सपियर थे वो कम पढ़े लिखे थे और 7 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल गए और उन्होंने स्कूल में ये स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक पढ़ा था एट एज ऑफ 7। और ये जो एक इन्होंने जो पढ़ा था, तो ये किस स्कूल में पढ़ा था। इन्होंने पढ़ा था ग्रामर स्कूल में, ठीक है। इन्होंने ग्रामर स्कूल में पढ़ाई करी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक किसने कहा था। तो इनको विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने ये वर्ड कहा था, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे इस वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या है। शेक्सपियर की वाइफ का नेम, सो शेक्सपियर की वाइफ का नेम है, तो करेक्ट आंसर है एनी हैथवे, ठीक। एज ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड एनी हैथवे ड्यूरिंग मैरिज। जब दोनों की शादी होने वाली थी तो उनकी एज क्या थी दोनों में से। एनी हैथवे इनसे बड़ी थी, तो इनकी जो एज थी शेक्सपियर की एज, तो शेक्सपियर थे 18 साल के और एनी हैथवे थी 26 साल के। इनकी 8 ईयर्स की छुटाई बढ़ाई है, ठीक है। एनी बड़ी थी शेक्सपियर से। देन हाउ मैनी चिल्ड्रन शेक्सपियर हैज़। कितने शेक्सपियर के बच्चे थे। शेक्सपियर के टोटल 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 डॉटर थी, एक सन था, ठीक। और आपको बता दें कि इनकी जो 2 डॉटर्स का नाम था, एक का नाम था सुसैना, एक का जूडिथ, एक था हैमनेट। ये दोनों इनकी डॉटर्स थी। ये इनका सन था। सन की 11 ईयर्स एज में डेथ हो गई थी। और सुसाना से सबसे ज़्यादा अटैच थे शेक्सपियर। और जूडिथ भी इनकी डॉटर थी, जो कि हैमलेट और जूडिथ दोनों ट्विंस थे, ठीक है। दे बोथ वर ट्विंस। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शेक्सपियर हैड टू लीव हिज विलेज। उनको उनका विलेज छोड़ने के लिए
क्यों छोड़ने के लिए कहा गया था? बिकॉज उन्होंने सर थॉमस लूसी पार्क से एक डियर चुरा लिया था, जिसके कारण उनको ये पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, इस वजह से उनको अपना विलेज छोड़ के जाना पड़ा। शेक्सपियर के कौन सा टाइम, विच टाइम ऑफ शेक्सपियर नोन एज लॉस्ट ईयर्स, कौन सा टाइम जो लॉस्ट ईयर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कुछ सालों के लिए शेक्सपियर चले गए थे बाहर अपने बीवी बच्चों से दूर। तो वो 1585 से लेकर 1592, ये 7 ईयर्स ये गायब हो गए थे। ये इसलिए गायब हुए थे क्योंकि इनको अपना जो लिटरेरी करियर में इनको अपना करियर बनाते तो बहुत कुछ सीखने के लिए ये गायब हुए थे। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी डेट पे गायब हुए थे? तो वो था 1585, 1592, 1585 एंड 1592. Then the next question is that what, so when was Globe Theatre built? तो आपको बता दें इसका जो ग्लोब थिएटर का जो कंस्ट्रक्शन का काम था, तो कंस्ट्रक्शन का काम 28 दिसंबर 1598 से इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्ट हो गया था 1599 में। ठीक, और ये काम पूरा हो गया था, यानी क्लोज हुआ था काम 1642 में। तो एग्जैक्टली जो डेट है जिसमें इनका ये बिल्ट हो गया था ग्लोब थिएटर, तो वो है 1599 में। अगर आए कि ये कब बिल्ट हो गया था, तो बिल्ट इस डेट में हो गया था, इस ईयर में हो गया था। और इस ग्लोब थिएटर में वो क्या परफॉर्म करते थे? अपने सारे प्लेस परफॉर्म करते थे। वो खुद भी सेल्फ भी परफॉर्म करते थे, मतलब खुद भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, वो उसमें भी परफॉर्म करते थे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चेम्बेरियन मैन क्या है? ये किस लिए जाना जाता है? चेम्बेरियन मैन को जाना जाता है किंग्स मैन नाम से भी। ठीक है, किंग्स मैन नाम से। ग्लोब थिएटर की खूबी क्या है? उसमें क्या क्या है ग्लोब थिएटर में? ग्लोब थिएटर, सबसे पहले तो उसमें 2 डोर्स हैं, एक एंट्रेंस है, एक एग्ज़िट है ग्लोब थिएटर में। ठीक है, एक एंट्रेंस है, एक एग्ज़िट है। दूसरी चीज़, जो वहाँ की रूफ है वो है 46 फीट हाई। जो वहाँ फ्लैग पोल है, ठीक, एक फ्लैग पोल है। इस फ्लैग पोल की भी एक स्टोरी है। स्टेज जो है वो 5 फीट ऊंचा है, 5 फीट हाई है स्टेज, और 45 फीट वाइड है चौड़ान। ठीक है, और और 30 फीट लॉन्ग है ग्लोब थिएटर। ठीक है, उसके 2 ट्रैप डोर्स हैं। ठीक है, ये थिएटर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना क्या है। ये ट्रैप डोर्स हैं। अब जो शेक्सपियर ने रिटायरमेंट ले लिया था, मतलब उन्होंने सोचा, तो उन्होंने 49 के जब थे वो एज ऑफ 49, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 1610 में। ठीक है, ही गॉट रिटायर्ड एज एज ऑफ 49 एंड 1618। एक क्वेश्चन और है कि शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जो दूसरा नाम है, तो उनका नाम से जो जाना जाता है वो बोलते हैं बार्ड ऑफ एवन। ठीक है,
बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को और क्या कहा जाता है? तो शेक्सपियर को और कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। शेक्सपियर की मैरिज कब हुई थी? 1582 में एनी हैथवे से। ठीक है। इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। मदर का नाम था मैरी आर्डन। फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, सेम जॉन शेक्सपियर। और शेक्सपियर खुद जो थे, जो उनके भाई बहन थे, तो उनके टोटल 6 भाई बहन थे, जिसमें वो थर्ड चाइल्ड थे, थर्ड सन थे। और उनकी 2 बहनें थी जो उनसे बड़ी थी, 2 सिस्टर्स थी जो उनसे बड़ी थी। और उनके 3 भाई थे जिसका नाम था गिलबर्ट, रिचर्ड, एडमुंड। ओके। तो आपको बता दें कि शेक्सपियर ने 1587 में लंदन में क्या ज्वाइन किया था? शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया था? तो आपको बता दें कि राइट आंसर है इसका बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। इन्होंने ये कंपनी जो है ज्वाइन करी थी, बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। फिर तो इन 1954 शेक्सपियर क्या बने थे? चार्टर मेंबर ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। तो ये चेम्बरलिन मैन जो कि जेम्स वन के नाम से जानी जाती है। फिर एक क्वेश्चन है, आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ डेथ इन 1603 द चेम्बरलिन मैन चेंज्ड टू। तो आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद चेम्बरलिन मैन का नाम, इसमें पहले था जेम्स वन करके, तो इसका नाम चेंज हुआ टू किंग्स मैन। किंग्स मैन नाम से नाम चेंज हुआ। ओके, 1603 से 1625। व्हाट हैपन टू ग्लोब थिएटर जो शेक्सपियर ने बनवाया था इन 1613? तो क्या हुआ था? सो द राइट आंसर इज इट गॉट बर्न्ट। इट बर्न्ट मतलब पूरा थिएटर प्ले के दौरान चल रहा था तो वहाँ पर वो जल गया था पूरा सेट। और आपको बता दें कि जब ये 1613 में जल गया था तो 1614 में ये रीबिल्ट भी हुआ था, यानी कि ये थिएटर को वापस बनाया गया था 1614 में। देखिए, व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर डाइड? विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी 1616 में 23 अप्रैल को। और इनका जन्म कब हुआ था? मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग बताया था कि इनका जन्म हुआ था 1564 में 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1616 में हुई थी। 1616 में मृत्यु हुई थी, 1564 में इनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी? हाउ मैनी सोनेट्स? ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी? करेक्ट आंसर इज 523 सोनेट्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 523 सोनेट्स लिखी थी। फिर अगर अगला हमारा क्वेश्चन है अगला कि शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे थे? हाउ मैनी प्लेस विलियम शेक्सपियर रोट?
कितने प्लेस लिखे थे? तो आपको मैं बता दूं, विलियम शेक्सपियर ने टोटल जो प्लेस लिखे थे वो थे 37 प्लेस लिखे थे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की सोनेट्स किस साल में पब्लिश हुई? सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड व्हेन? तो सोनेट्स ऑफ पब्लिश्ड हुई थी 20 मई 1591। 20 मई 1591 में इनकी सोनेट्स पब्लिश हुई, पहली सोनेट पब्लिश हुई। फिर एक क्वेश्चन हमारा अगला है कि विलियम शेक्सपियर ने कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया था सोनेट का? फॉर्मेट ऑफ सोनेट, कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया था सोनेट का? तो जैसा कि शेक्सपियर है तो आपको उसी शेक्सपियरन फॉर्मेट फॉलो किया था, शेक्सपियरन फॉर्मेट, ठीक है, शेक्सपियरन फॉर्मेट इन्होंने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट 1 से लेकर 126 किसको डेडिकेटेड है? तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है 1 से लेकर 126, तो ये किसको डेडिकेट करी है इन्होंने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट, इन्होंने विलियम हर्बर्ट, और कभी कभी WH भी आ जाता है, तो विलियम H मतलब विलियम, H मतलब हर्बर्ट। तो 1 से लेकर 126 तक की जो सोनेट्स थी इनकी, जैसे कि आपको पता था कि 523 टोटल सोनेट है, लेकिन 1 से लेकर 126 सोनेट किसको इन्होंने करी थी? तो विलियम हर्बर्ट को करी। इसी का अगला क्वेश्चन है कि 153 से लेकर 154 के बीच की जो सोनेट है वो किसको इन्होंने डेडिकेट करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लव गॉड इन ब्रैकेट क्यूपिड, ठीक है, लव गॉड इन ब्रैकेट क्यूपिड। ये 153 से 154 सोनेट्स के बीच इनको डेडिकेट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस तो जो वीनस और एडोनिस है, तो वीनस क्या है? हु इज़ वीनस इन द पोएम? तो वीनस कौन है पोएम में? तो वीनस जो है पोएम में गॉडेस ऑफ लव, ठीक है, वीनस जो है गॉडेस ऑफ लव है। फिर इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है कि जो वीनस और एडोनिस है ये कितने स्टैंजाज में लिखी है? हाउ मेनी स्टैंजाज, कितने स्टैंजाज में लिखी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है टोटल 6 लाइन्स में लिखी है, ठीक है। पहले की 2 लाइन्स इसमें पहले थी और बाद में 2 लाइन जोड़ी गई हैं और, ठीक है, टोटल इसमें 6 लाइन्स थी। इसमें क्या है, जो एक स्टैंजा है इसमें वो कितने लाइन्स का है? तो वो 6 लाइन का स्टैंजा है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। फिर उसी से एक क्वेश्चन है कि इनकी जो एक पोएम है रेप ऑफ ल्यूरिस, तो इसमें जो स्टैंजा है वो कितने लाइन्स का स्टैंजा है? तो जो वो स्टैंजा है वो है 7 लाइन्स का स्टैंजा है, ठीक है, 7 लाइन का स्टैंजा है रेप ऑफ ल्यूरिस में, और 6 लाइन्स का स्टैंजा है एडोनिस एंड वीनस वाले में, ठीक है।
फिर चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हु रोट द पोएम अ लवर्स कंप्लेंट। अ लवर्स कंप्लेंट किसने लिखी? ये एक पोएम है, ये किसने लिखी? ऑब्वियसली हम लोग विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी थी। ठीक है, अ लवर्स कंप्लेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर एक दूसरे नाम से भी फेमस है, तो क्या नाम है उनका? इंग्लिश नेशनल पोएट्स, इंग्लैंड नेशनल पोएट नाम से भी हैं। ये क्वेश्चन दिया जाता है कभी कभी, इंग्लैंड के नेशनल पोएट किस नाम से फेमस है, क्या नाम है? तो इनका नाम है बार्ड ऑफ एवन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग लाइन, अलग अलग सेंटेंसेस में आता है, पर होता है इसका सिंगल मीन, तो इसको क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक शेक्सपियरन ट्रेजेडी इन 1948। तो जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी है, शेक्सपियरन ट्रेजेडी, ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है, और 1948 में इसको किसने लिखी? तो इसके करेक्ट आंसर हैं H.B. चार्ल्टन। ठीक है, जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी लिखी थी H.B. चार्ल्टन ने। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये रोमन प्लेज हैं। ठीक है, देयर इज़ वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो एक रोमन प्ले और है जो शेक्सपियर ने जूलियस सीजर, एंटनी और क्लियोपैट्रा के अलावा लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या है, इन्होंने कौन सा लिखा था? तो चलिए आपको बता दें। इसके अलावा इन्होंने लिखा था कोरियोलेनस, ये इनके फोर्थ रोमन प्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर appear? So the correct answer is 1632. Second folio of Shakespeare appears 1632. 1632 is the right answer. फिर इसका थर्ड फोलियो, तो इनका थर्ड फोलियो जो था वो है 1639, ये इनका थर्ड फोलियो है, और 1632 इनका सेकंड फोलियो है, और इनका फर्स्ट फोलियो है 1623। ठीक है, तो थर्ड फोलियो इनका 1639। तो बेसिकली देखो, फर्स्ट है 1623, 32 एंड थर्ड फोलियो है 1639। देन कम्स टू अनदर क्वेश्चन इज that which verse is mostly used by Shakespeare in his plays? सबसे ज़्यादा वर्ड्स कौन सा यूज़ किया है शेक्सपियर ने अपने सारे प्लेज में? which वर्ड्स मोस्टली यूज्ड? ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर्मल वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, या कहा जाएगा नन ऑफ दीज। तो आपको उसमें राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है ब्लैंक वर्ड्स।
शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा अगर किसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है वो है ब्लैंक वर्ड्स पे ज़्यादा लिखा है इन्होंने। फिर चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। एक क्वेश्चन है इनका कि कौन सा जो है एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। आर्टिस्टिक फेलियर के नाम से कौन सा है, तो सब इसका करेक्ट आंसर होगा हैमलेट। हैमलेट इनका फेमस है। टी.एस. एलियट एन आर्टिस्टिक फेलियर। आर्टिस्टिक फेलियर अगर कहीं आए एन आर्टिस्टिक फेलियर तो इसका आंसर होगा हैमलेट। हैमलेट हैमलेट इसको अच्छे से 3-4 बार रिवाइज करके आपको खुद ही याद होने लगेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो विच ऑफ द राइटिंग इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड। कीट्स जो है किस नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी तो ये बात करते हैं फॉर शेक्सपियर। नेगेटिव कैपेबिलिटी जहाँ ये आए वर्ड, जहाँ पर ये नेगेटिव कैपेबिलिटी आए तो समझ लीजिए ये कीट्स ने कहा था, या क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर के लिए किसने यूज़ किया था, तो इसका आंसर होगा कीट्स। KEATS कीट्स ने यूज़ करा था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर ने एक फॉर्मूला बोरो किया था। ठीक है, एक फॉर्मूला बोरो किया था रोमांटिक कॉमेडी का। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी का एक इन्होंने फॉर्मूला जो है बोरो किया था, तो इसका किससे किया था इन्होंने, तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन से इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला कि रोमांटिक कॉमेडी कैसे, तो इन्होंने इससे सीखा। ये फॉर्मूला वाला रोमांटिक कॉमेडी जहाँ पर आए तो उसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या कहा था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था लेस ग्रीक और ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, तो वो जो मैंने अभी पिछले में बताया हुआ था वही कहा था उन्होंने। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट करते हैं, वर्ड्सवर्थ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर दीजिएगा प्लीज़। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, दैट इज़ बॉर्न। तो करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल 1770। ठीक है, 1770 में इनका जन्म हुआ था। फिर बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ड्सवर्थ कौन सी एज एरा का बिलोंग करता था। वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू विच एरा। तो आपको बता दें वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज के बिलोंग करते थे। रोमांटिक एज, ठीक है, वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और रोमांटिक इन्होंने 1798 से रोमांटिक एज इनकी शुरू हुई थी, 1798 से। तो करेक्ट आंसर यही है। फिर बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड्सवर्थ को पॉपुलरली किस पोएट के नाम से जाना जाता था। वॉज नोन एज द पोएट ऑफ, किस कहाँ के, तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ को पॉपुलरली नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पॉपुलरली लेक डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट के विलेज से आए थे तो वो लेक डिस्ट्रिक्ट नाम से फेमस थे। और इनके साथ 2 और थे, एक थे सॉथे, एक थे कोलरिज। ठीक है, सॉथे एंड कोलरिज भी इनके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, सॉथे का पूरा नाम है रॉबर्ट सॉथे। फिर चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि
लिरिकल बैलेड्स कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? लिरिकल बैलेड्स कौन से साल में पब्लिश हुई थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करा गया था, जिसमें लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ ने कब ऐड करा था? तो वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिरिकल बैलेड्स ऐड किया था। कब ऐड करा था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1802 में। आपको बता दें, इन्होंने यूएसए में पब्लिश करा था लिरिकल बैलेड्स को। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 1802 में इन्होंने क्या पब्लिश करा था, तो ये यूएसए में किया था। और एक्चुअली जो इन्होंने किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1800 में इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को जो है ऐड किया था। 1802 में यूएस में ये करा था इन्होंने पब्लिश। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वाई इज ये 1798 टेकन द रोमांटिक मूवमेंट? 1798 को रोमांटिक मूवमेंट क्यों कहा जाता है? रोमांटिक मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिरिकल बैलेड्स जो है पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी, इसलिए इसको रोमांटिक मूवमेंट 79 को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेट ऑफ इंग्लैंड पोएट वर्ड्सवर्थ को लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो लॉरेट ऑफ इंग्लैंड के लिए कब किया था? 1843 से 1850 के बीच। 1843 से 1850 के बीच इनको लॉरेट ऑफ इंग्लैंड के लिए चुना गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर whose death Wordsworth became poet laureate? पोएट लॉरेट जो वर्ड्सवर्थ बने थे, किसकी डेथ के बाद? whose death, किसकी डेथ के बाद ये लॉरेट पोएट बने थे? तो इसका राइट आंसर है कि ये रॉबर्ट सॉथे की डेथ के बाद ये लॉरेट पोएट बनाए गए थे। रॉबर्ट सॉथे की डेथ के बाद इनको पोएट लॉरेट की उपाधि दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स? कौन जो है किसको इंटरप्रेटर कहा जाता है अलग अलग मूड्स पे? इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। तो इंटरप्रेटर ऑफ इनको किस लिए कहा जाता है? हाँ, किसको कहा जाता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्यूज वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग लॉस लीडर? हु एक्यूज्ड लॉस लीडर किसने कहा था इनको कि इन्होंने कुछ नहीं किया? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था लॉस लीडर कि उस टाइम पीरियड में इन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक, देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वॉज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर? वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम क्या था? नेम ऑफ
वर्ड्सवर्थ सिस्टर। तो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम था डोरथी, जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। और डोरथी की एक और है कहानी कि ये जो है गए थे इनकी डॉटर को, इनकी वाइफ जो इनकी नहीं थी, इनसे मैरिज इनको ही सेटल कराने के लिए गए थे अपनी सिस्टर को लेके। और जो कैरोलिन है, कैरोलिन इनकी डॉटर है, ठीक है। मैरी हचिसन इनकी वाइफ थी, ठीक। फिर कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ डॉटर फ्रॉम एनी वेलन। एनेट वेलन से जो इनको एक डॉटर हुई थी, वो भी बिना मैरिज के हुई थी वो, तो एनेट वेलन से इनको एक डॉटर हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन। और ये इनसे इनकी शादी नहीं थी, शादी इनकी हुई थी मैरी हचिसन से, ठीक। व्हाट वाज द वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस। वर्ड्सवर्थ को मैग्नम ओपस क्यों कहा गया था। मैग्नम ओपस वर्ड्सवर्थ का क्या था, यानी कि सबसे बेस्ट वर्क इनका कौन सा था। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। वर्ड्स मैग्नम ओपस को मास्टरपीस भी कहते हैं। तो इनका जो सबसे अच्छा था तो वो था द प्रील्यूड था, या एक ऑप्शन आपको और दे सकते हैं उसके साथ, दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। 1850 में इन्होंने ये प्रील्यूड लिखी थी, ठीक है। तो इनकी एक ये प्रील्यूड बहुत ज़्यादा फेमस थी और एक द पैराडाइज लॉस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट पीटर बेल द थर्ड। पीटर बेल किसने लिखी। पीटर बेल लिखी थी पीबी शेली। पीबी शेली ने लिखी थी पीटर बेल, पीबी शेली। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following interpreted nature in many moods, that is John Wordsworth only. When Wordsworth started writing the prelude and finished it, prelude कब लिखना शुरू करी और कब ख़त्म करी वर्ड्सवर्थ ने। तो प्रील्यूड को 1799 में शुरू करा और 1805 में ख़त्म करा। प्रील्यूड को लिखना शुरू करा, स्टार्ट करा 1799 में, एंड करा 1805 में। ओके, देन हाउ मेनी पार्ट्स बुक्स आर देयर इन प्रील्यूड। प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं टोटल। तो प्रील्यूड में पहले 13 थी, लेकिन बाद में एक्चुअल में 14 मानी जाती है एट द टाइम ऑफ पब्लिश, ठीक है। और प्रील्यूड कब पब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड इन 1850। सो प्रील्यूड कब पब्लिश हुई थी, 1850 में हुई थी। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल प्रील्यूड। प्रील्यूड किसकी ऑटोबायोग्राफिकल थी। प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल थी, लेकिन वो किसके ऊपर निर्धारित थी। तो ये इनके फ्रेंड सेंट कोलरिज के ऊपर निर्धारित थी। सेंट कोलरिज जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, ये प्रील्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल इनके फ्रेंड के ऊपर निर्धारित थी। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ रोट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से वर्क लिखे थे, ये क्वेश्चन प्रील्यूड में आता है। विच वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ रोट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे, एक देते हैं प्रील्यूड, एक देंगे प्रील्यूड्स, एक देंगे अ प्रील्यूड और देंगे द प्रील्यूड। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करने के लिए आता है। तो ना प्रील्यूड थी, ना प्रील्यूड्स थी, ना अ प्रील्यूड थी, बल्कि थी द प्रील्यूड। द प्रील्यूड इज द करेक्ट आंसर। और जो प्रील्यूड है वो लिखी थी कैथरीन ने, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
वॉट डिड वर्ड्सवर्थ गिव द नेम टू, मतलब किसके लिए इन्होंने प्रील्यूड लिखी थी, आपको बताया था अभी मैंने, सेंट कोलरिज के वजह से इन्होंने प्रील्यूड लिखी थी। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द प्रील्यूड इज़ डेडिकेटेड टू कोलरिज विच कोलरिज रोट इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रील्यूड। जो प्रील्यूड थी, द प्रील्यूड जो थी वो इन्होंने कोलरिज के लिए लिखी थी। तो इसी रिस्पॉन्स में इसके रिप्लाई कौन सी पोएम थी जो कोलरिज ने लिखी थी, इसका रिप्लाई देते टाइम। तो जो कोलरिज ने लिखी थी वो थी इन्होंने लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इन रिटर्न लिखी थी। प्रील्यूड का कोलरिज ने रिप्लाई टू विलियम वर्ड्सवर्थ के रूप में दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विलियम्स वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो अभी ख़त्म नहीं हो पाया है, इसका अनफिनिश है। विलियम वर्ड्सवर्थ का अनफिनिश्ड है द रेक्ल्यूस। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ में ख़त्म नहीं करा, बाद में 1888 में किसी और के थ्रू रेक्ल्यूस हुई थी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू द रेक्ल्यूस नहीं हो पाई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस वो ओरिजिनली कॉल्ड, जो एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस, ये एक पोएम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है लीच गैदरर। ठीक, देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस वाज पब्लिश्ड। जो रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो कब पब्लिश हुई थी? द करेक्ट आंसर इज 1807 में ये पब्लिश हुई थी। Then comes to the next question. So our next question is, who calls Wordsworth one of the giants of English poetry? Wordsworth ने कहा था जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इन्होंने किसको कहा था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, इन्होंने जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री इन्होंने ये दिया था जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम को जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा था, जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। Who calls what one of the chief glories of English poetry? Chief glories of English poetry किसको कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड को। चीफ ग्लोरी मैथ्यू आर्नोल्ड को। फिर Who calls Wordsworth a moral eunuch? Moral eunuch किसको कहा था? तो इन्होंने P.B. शेली को कहा था, moral eunuch. Then comes to our next question. I hope you are understanding. The next question, who was Wordsworth great idol? Wordsworth का सबसे बेहतरीन आइडल उसकी लाइफ में कौन था? Wordsworth ग्रेट आइडल, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से ग्रेट आइडल वर्ड्सवर्थ के लिए था
द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन मिल्टन। ये इनके लिए एक आइडल थे, इनकी लाइफ में ग्रेट आइडल थे। देन कम्स टू द अनदर क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड। एक लाइन थी, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये किसने कहा था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये जो ये लाइन थी, वर्ड्स अटर्ड नथिंग बेस, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था। देन कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द पोएम डैफोडिल्स पब्लिश। जो डैफोडिल्स पोएम थी वो कब पब्लिश हुई? डैफोडिल्स पब्लिश हुई थी 1802 में। ठीक है, डैफोडिल्स जो है पब्लिश हुई थी 1802 में। विच व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ पोएम डैफोडिल? डैफोडिल का दूसरा नाम क्या है? तो डैफोडिल्स का जो दूसरा टाइटल नेम है वो है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये डैफोडिल्स का दूसरा टाइटल नेम है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 I saw at glance, what did Wordsworth see at the glance? ये क्वेश्चन है बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। एक क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, ये एक लाइन है, दे फ्लैश अपॉन दैट inward eye which is bliss of solitude. This is very important question. They flash upon that inward eye which is bliss of solitude. So ये लाइन किस में है? डैफोडिल्स में। डैफोडिल्स जो पोएम है बेसिकली बेस्ड है कि जब पोएट जा रहा था तो वो हिल्स के पास से पास कर रहा था, तो वहाँ उसने देखा कि नेचर कितना सुंदर है। जहाँ पर इन्होंने डैफोडिल्स में फ्लावर के ऊपर किस तरह से फ्लावर जो है डांस करता है, फ्लटर करता है, स्ट्रेच करता है और शाइन करता है, वेवली शाइन करता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर थी किस तरह से line just like the stars in the Milky Way galaxy for putting a greater implication indicating that flowers are heavenly as the stars. तो कुछ ऐसी लाइन्स इन्होंने यूज़ करी थी। फिर comes to the next question. Next question is, the world is too much with us. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये इनका क्या है? तो इनका एक सोनेट है ये वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, फिर द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस कब पब्लिश हुई थी? सबसे पहले तो ये एक सोनेट है और ये सोनेट पब्लिश हुई थी 1807, 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कि किस तरह से जब एक बच्चा बड़ा होता है अपनी उम्र से, किस तरह से वो नेचर को भूल जाता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है, नेम द मीटर विच विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूज्ड। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें
कौन सा मीटर यूज़ किया था, बहुत तरह तरह के होते हैं, जैसे आयम्बिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर। तो इसमें जो इन्होंने यूज़ किया था वो था आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, इसमें इन्होंने यूज़ किया था आयम्बिक पेंटामीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। जो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो उसकी राइमिंग किस तरह से है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी राइमिंग बहुत फेमस हुई थी। राइमिंग बेसिकली कि एक दूसरी जो लाइंस हैं वो किस तरह से एंड कर रही थी, क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है, सो जो उसकी वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी सी डी। तो इस तरह से इसकी राइमिंग थी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की। और जो ये पोएम थी 17 लाइन्स की, 14 लाइन्स की पोएम थी। ठीक है, और ए बी बी ए बी बी ए, सी डी इस तरह से थी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टाइटल ऑफ सोनेट लंडन 1802 was changed by Wordsworth. What is the name? जो लंदन 1802 है उसका टाइटल नेम चेंज किया था। जो लंदन 1802 है उसका टाइटल नेम चेंज करके क्या रखा गया था, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में ऑप्शन देंगे, लेकिन उसका सही आंसर होगा टू मिल्टन, क्योंकि ये मिल्टन के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। टू मिल्टन, this is the correct option. The next comes to the next question. So the next question says, if you haven't subscribed my channel yet, so go through it and subscribe my channel. एक क्वेश्चन आता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है किस टीचर से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। टीचर से इंस्पायर्ड सबसे ज़्यादा थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किस टीचर से थे? विलियम टेलर, इनसे ये सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ के कितने प्लेस हैं? तो मैं यहाँ टोटल प्लेस इनके लिखी हूँ। सबसे पहला प्ले तो इनका था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। सेकंड था द बॉर्डर्स, जो इनका एक ओनली प्ले था। ठीक है, द बॉर्डर्स इनका एक ओनली प्ले था। फिर था पीटर बेल, जिसको दूसरे टाइटल आंसर द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर नाम से भी जाना जाता है। और इनका लिरिकल बैलेड्स और द प्रील्यूड जो है वो इनका मोस्ट फेमस वर्क है। देन बेसिकली पूछा गया है लिरिकल बैलेड्स है क्या, तो लिरिकल बैलेड्स जो है ये सेंट कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिल के बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी? 1798 में इन दोनों ने लिरिकल बैलेड्स को मिल के बनाया था। लिरिकल बैलेड्स में जो है टोटल 23 पोएम्स हैं, आउट ऑफ विच 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स लिखी थी कोलरिज ने। और लिरिकल बैलेड्स के
टोटल 4 एडिशंस थे। लिरिकल बैलेड्स के 4 एडिशन थे। जो पहला एडिशन था वो 1798 में आया। इसके 4 एडिशंस थे। तो जो पहला एडिशन था वो आया था जो पहला एडिशन था लिरिकल बैलेड का वो आया था 1798 में, जिसने लॉन्च किया था रोमांटिक एज को। ठीक है। फिर जो दूसरा एडिशन आया वो 1800 यानी 1800 में इसका सेकेंड एडिशन आया। और 1802 में यूएसए में आया लिरिकल बैलेड्स का जो थर्ड एडिशन है वो 1802 में थर्ड एडिशन भी आया था इनका। ठीक है। थर्ड एडिशन 1802 में, और जो इनका फोर्थ एडिशन था वो था 1805 में आया था। फोर्थ एडिशन 1805 में आया था। और एक क्वेश्चन और आता है कि इनका सबसे फर्स्ट वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स जो थी 23 पोएम्स जिसमें थी, उसमें पहली पोएम थी द राइन ऑफ एंशिएंट मराइनर, और जो इनकी 23rd थी वो थी टिंटन एबे। तो ये फर्स्ट थी और ये 23rd थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इनकी फर्स्ट और 23rd कौन सी थी। फिर नेक्स्ट बुक की इनके नाम है द एक्सकर्जन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 9 बुक्स में पब्लिश हुई थी। द एक्सकर्जन 9 बुक्स में हुई थी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर का टाइटल क्यों दिया था। इसके पीछे कहानी ये है, 1843 से 50 में जब लॉरेट बनाया गया था वर्ड्सवर्थ को, तो रॉबर्ट सॉथे की डेथ होने के बाद उनको लॉरेट बनाया गया था। लेकिन उन्होंने ये चीज़ मना कर दी थी कि मैं नहीं ये लॉरेट लेना चाहता हूँ, ये पोस्ट नहीं लेना चाहता। तो जब वो वहाँ के जो पीएम थे रॉबर्ट पील, उन्होंने एश्योर किया और उन्होंने एक सेंटेंस कहा, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। फिर मतलब इन सब चीज़ों के बाद उसने उस पद पे रहा। लेकिन जब वो उस पद में थे तो उन्होंने कोई भी वर्ड्स नहीं लिखी, कुछ भी अपना काम नहीं करा, क्योंकि उस टाइम उन्होंने अपने लिटरेरी करियर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया। इसलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको कहा था लॉस्ट लीडर। और जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं तो बता दें आपको, वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द प्रिल्यूड जो 14 बुक्स में आई थी। एक माइकल बहुत इंपॉर्टेंट, माइकल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और माइकल की स्टोरी ये है कि माइकल एक शेफर्ड है, इसमें गडरिया है, जिसको खेत और चट्टानों से बहुत प्यार होता है। उसकी वाइफ है आइजेबल जो 20 साल की है। ठीक है। माइकल से छोटी होती है वो। उसका बेटा होता है ल्यूक 18 ईयर्स का। और इसमें वाइफ जो है काम करती है स्पिनिंग का। और इस पोएम में बेसिकली ये दिखाया गया है कि किस तरह से उसका बेटा बड़ा होता है, किस तरह से वो निकम्मा निकलता है, जबकि वो उसे पाल पोस के बहुत बड़ा अच्छे से करता है। एक क्वेश्चन आता है इवनिंग स्टार किस पोएम से रिलेटेड है, किस चीज़ से। तो इवनिंग स्टार हमेशा याद रखना माइकल से रिलेटेड है। इवनिंग स्टार इज़ रिलेटेड टू माइकल। फिर एक सॉलिटरी रीपर है जो लिरिकल है। और जब वर्ड्सवर्थ कहीं जा रहे थे हाईलैंड के पास, तो उन्होंने एक लड़की जिसका नाम थे गैलिक लैंग्वेज में वो गाना गा रही थी जो उसको बहुत पसंद आया। तो उसी को इसने 32 लाइन्स में, 4 स्टैंजाज में और 8 लाइन्स में, हर स्टैंजा 8 लाइन का था, उसने किया था। तो सॉलिटरी रीपर बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लिखे थे, ओड इमिटेशंस, डैफोडिल्स, ओड टू ड्यूटी, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये सब चीज़ें लिखी थी। रेजिलेशन एंड इंडिपेंडेंस। वेस्टमिंस्टर एंड ब्रिज पे बेसिकली ब्रिज पे खड़े होकर इन्हें सोचते हैं कि एक दिन इंडस्ट्रियल काम से कैसे ये सब नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
बेसिकली जो वर्ड्सवर्थ थे तो ये बहुत ज़्यादा नेचर लवर थे। तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर के ऊपर फुल वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इतनी मेहनत के बाद मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।